हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पुण्य प्रताप सेन आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बाल विकास के कुछ प्रश्न लेकर, जो वर्ग 3 एवं अन्य सभी टीचर एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए मित्रों, देख लेते हैं हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल में नए विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें एवं साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। तो आइए मित्रों, चलते हैं हम प्रश्नों की ओर और इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये रीड लेवल सेकंड का पेपर है जो 2011 से संबंधित है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, विकास अंतःक्रिया का फल है। ऑप्शन बी, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑप्शन सी, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ये रॉन्ग कथन है। तो विकास कभी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं चलता है, इसको दोस्तों याद रखें। और बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल राइट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन क्रमांक सेकंड की ओर। क्वेश्चन क्रमांक सेकंड हमारे सामने, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ऑप्शन ए, 7 से 12 वर्ष। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ऑप्शन बी है आपके सामने 12 से वयस्क तक। और सी है 2 से 7 वर्ष तक। इसके बाद डी दिया गया है जन्म से 2 वर्ष तक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 से 12 वर्ष तक। तो आपको याद रखना है, कभी भी अमूर्तता की अपेक्षा पूछा जाए, मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से पूछा जाए कि किस अवस्था में बालक सीखता है, तो इसको याद रखें, ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है ना? इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 3 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 3 आपके सामने, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? पहला ऑप्शन दिया गया है अभिभावक एवं अध्यापक का। बी ऑप्शन दिया गया है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। सी वंशक्रम एवं वातावरण का। और जो डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिलेगा हमें ऑप्शन क्रमांक सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 4 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 4, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए, सामाजिक संचरण। बी, अनुभव। सी, संतुलनीकरण। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण ये इसके निर्धारक का तत्व नहीं है, बाकी तीनों हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 6 की ओर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, अधिक बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन देना। ऑप्शन सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुरक्षण करना। और ऑप्शन डी, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण करना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग या सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6 की ओर।
क्वेश्चन क्रमांक 6, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है किसकी है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालकों की, ऑप्शन बी सामान्य बालकों की, सी सृजनशील बालकों की और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक सी सृजनशील बालकों की। तो सृजनशील बालकों को याद रखना, इनको इंग्लिश में क्रिएटिव चाइल्ड बोलते हैं। तो ए कमियों, रिक्तियों एवं वातावरण में घुलने मिलने की योग्यता रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 8 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 8 कहता है बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसमें दिया है ए 1 और थर्ड, बी दिया गया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी दिया गया है केवल 2 और डी दिया गया है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन क्रमांक डी इनमें से सभी, अर्थात बाह्य अभिप्रेरणा के ये सभी उदाहरण है प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान, ये सभी बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इनको भी याद रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगता होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक 9 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 9, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, ऑप्शन बी अनुबंधन, सी दिया गया है प्रायोगिक अधिगम और डी दिया गया है आकस्मिक अधिगम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक ए सामाजिक अधिगम। दूसरों के संपर्क से सीख रहा है इसलिए सामाजिक अधिगम आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक 10 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 10, अधिगम नियोग्यता का लक्षण है। क्या लक्षण है? ऑप्शन ए भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंस होना, अवधान संबंधी बाधा विकार और डी है अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक सी अवधान संबंधी बाधा विकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक 11 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन क्रमांक 11 है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन ए संचार के साधन, ऑप्शन बी समवयस्क समूह, ऑप्शन सी अध्यापक और ऑप्शन डी है इसमें परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक जो है वो है परिपक्वता एवं आयु, अर्थात ऑप्शन क्रमांक डी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्रमांक डी राइट आंसर, परिपक्वता एवं आयु अधिगम को प्रभावित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात क्वेश्चन क्रमांक 12 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 12 क्या कहता है दोस्तों, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाज के कौशलों को विकसित कर लेता है पर यह उसकी बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए दिया गया है विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण और सी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मिलेगा ऑप्शन क्रमांक सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखना कि क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाज की कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसकी बल्लेबाजी के कौशल पर प्रभावित नहीं करता, अर्थात कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, शून्य का प्रशिक्षण हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 13 की ओर। क्वेश्चन क्रमांक 13, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? नंबर 1, ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्ष्य की ओर निर्देशन, बी है मानसिक विकारों का ना होना, सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और समान लक्ष्य की ओर निर्देशन। तो इसको भी याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14 की ओर।
क्वेश्चन क्रमांक 14 आपके सामने। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है। पियाजे ने कहा है, क्या कहा है, ए दिया गया है, कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। बी, कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। सी दिया गया है, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो संज्ञानात्मक को याद रखें कि पियाजे महोदय से संबंधित है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन ए बुद्धि, बी है सृजनात्मकता, सी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी, सृजनात्मकता। तो इसको भी याद रखें कि ऑप्शन बी सृजनात्मकता, अभिसारी। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार है अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया? तो सृजनात्मकता के। तो इसको याद रखना है, ये गिलफोर्ड महोदय के अनुसार है, ठीक है ना। बाकी सृजनात्मकता में अपसारी चिंतन होता है। इसको याद रखें कि जो क्रिएटिव बालक होते हैं या सृजनात्मक बालक होते हैं उनमें अपसारी पाया जाता है और जो प्रतिभाशाली होते हैं उसमें अभिसारी। तो इनको भी याद रखें कि प्रतिभाशाली बालकों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है और सृजनात्मक बालक में अपसारी चिंतन पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे गिलफोर्ड महोदय के अनुसार अभिसारी चिंतन का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 प्रश्न जो मैंने एक एक करके कराए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, साथ में वीडियो देखकर भी अच्छा लगा होगा। हाँ दोस्तों, यदि आपको वास्तव में ये वीडियो देखकर अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।